जो लोग सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाने से डरते हैं, उन्हें अक्सर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की सलाह दी जाती है, जहां निवेशकों के पैसों पर मुनाफे का रंग देने की जिम्मेदारी होती है फंड मैनेजर पर। यानी आपका जो पैसा है बाजार में किस स्टॉक पर लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, कब स्टॉक से निकलना है, इसका पूरा दारोमदार जो है वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। फायदेमंद फंड, हमारी इस खास पेशकश में हम आपको फंड की देखरेख करने वाले फंड मैनेजर से मिलवाते हैं और आपके फंड को लेकर उनकी रणनीति क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज के इस शो में फंड की बात तो होगी ही, साथ ही हमारे सुझाए गए पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस चेक होगी और आपके सवालों के तमाम जवाब भी हम देंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो चेक के साथ, जहां पर आज बारी है 25 साल के युवा इन्वेस्टर नीतीश पांडे की। इनको जो पोर्टफोलियो हमने रेकमेंड किया है इनके लक्ष्य के मुताबिक किया है। इनका लक्ष्य क्या है? 5 करोड़ रुपए जमा करना, ये इनका आर्थिक लक्ष्य है और इतनी कम उम्र में निवेश की जो रणनीति इन्होंने शुरू की है वो इसी लक्ष्य के लिए की है। तो चलिए इनसे रूबरू हो जाते हैं। पहले चलिए इनके फंड्स पर डालते हैं नजर, जहां पर हमने इनको बहुत ही एग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो रेकमेंड किया है, क्योंकि ये युवा भी हैं। ये निवेश तो कर रहे हैं 10,000 रुपए हर महीना एसआईपी के जरिए, लेकिन इनके पास काफी लंबी अवधि है और इसी लिहाज से हमने इनको कंप्लीट इक्विटी अप्रोच भी सजेस्ट की है। यूटीआई इक्विटी है इनके पोर्टफोलियो में, एक्सिस ब्लू चिप है, एमयूएसएल मिड कैप 30 है और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है टैक्स बचत के लिहाज से। लेकिन आप देखिए जनवरी से लेकर अब तक अगर हम इस पोर्टफोलियो में देखें तो कुल मिला के अगर आप यूटीआई इक्विटी की खासतौर से परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 14.5% की परफॉर्मेंस यहां दिखाई दे रही है। उसके बाद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में अगर हम देखें तो 5.25% और एमयूएसएल मिड कैप में भी लगभग 6.25% की परफॉर्मेंस से ये आगे है। एक्सिस ब्लू चिप में आप देख सकते हैं 7.25% की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। कमोवेश यहाँ पर बाजार में जितनी भी हमने रिकवरी देखी है उसका इनके पोर्टफोलियो पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरेज निकाले तो इनका पोर्टफोलियो अब तक 8 से 10% जो है वो कमा चुका है जनवरी से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो। ये है नीतीश पांडे का पोर्टफोलियो और उनके पोर्टफोलियो की फिलहाल की परफॉर्मेंस। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आज की खास बात करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड की और हमारे बीच मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर सिद्धार्थ बोत्रा भी जुड़ गए हैं। बोत्रा जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और फायदेमंद फंड्स में, जहां पर हम निवेशकों को फंड मैनेजर्स से मिलवाते हैं और आज आपके फंड की बात करेंगे, यानी मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड की। बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो फंड है वो 2013 में लॉन्च हुआ है। मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहें तो ये फोकस कैटेगरी में एक लार्ज कैप फंड है। मिनिमम निवेश 500 रुपए का आप इसमें कर सकते हैं और खास बात यह है कि अगर आपने इस फंड में एसआईपी के जरिए निवेश किया होता, यानी 5 साल पहले अगर आपने शुरुआत की होती निवेश की, हर महीना आप लगाते 10,000 रुपए एसआईपी के जरिए, तो अभी तक लगभग 7,30,000 रुपए के आसपास आप जमा कर चुके होते। और परफॉर्मेंस के लिहाज से हम देखें तो पिछले 1 साल से खासतौर से इस फंड ने कमाल का प्रदर्शन जो है वो दिखाया है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है हम पूछेंगे बोत्रा साहब से। बोत्रा जी, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला और सबसे पहले आपके फंड के मौजूदा पोर्टफोलियो पर मैं सवाल पूछना चाहती हूं, जहां पर 23 स्टॉक्स हैं और पहले 10 स्टॉक्स की अगर हम बात करें खासतौर से तो 66.5% के आसपास का आपने तवज्जो एक्सपोजर यहां पर रखा हुआ है और इसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर पर बोत्रा जी आपने ज्यादा जोर दिया है। क्यों बैंकिंग और प्राइवेट बैंक पर आप कोविड की स्थिति में भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं जहां तक फंड के एलोकेशन की बात है? Good evening, Kavita, and thank you so much for having me in the show. So अगर आप देखें, आप सही कह रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो BFSI का वेट इज ऑलमोस्ट अराउंड 41%। बट अगर आप देखो तो BFSI में जो लेंडिंग कंपनीज होते हैं जैसे बैंक्स और NBFCs, उसका वेट खाली 30% है, whereas I think इंडेक्स में इट इज मोर लाइक 33-34।
एंड बाकी जो हमारे वेट्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज में हैं। तो वो जो कंपनीज हैं जैसे HDFC लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड, तो ये दोनों वाइल BFSI में आप उसको काउंट करते हो, बट इन इन इंश्योरेंस कंपनीज का बैलेंस शीट में देयर इज नो लिवरेज, उनमें कोई डेट नहीं होता और इनका बैलेंस शीट बहुत कुछ एक कंज्यूमर कंपनी की तरह होता है। इनका बिजनेस भी टू अ लार्ज एक्सटेंट इज B2C, मतलब आपके बिजनेस टू स्ट्रेट अवे जो जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके संग हैं। सो दैट इज द वे इट इज। और सो फर्स्टली दैट इज द पॉइंट, एंड सेकेंड इज कि हम लोग एक्चुअली बहुत बुलिश हैं प्राइवेट बैंक्स में, बिकॉज अगर आप देखो तो लास्ट 6 मंथ्स में क्या हुआ है कि जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है हैज़ बीन बीटन डाउन, एंड लोगों ने अच्छे बैंक बुरे बैंक सबको एक सा ट्रीटमेंट दिया है। हमारा सेंस है कि इसमें जो अच्छे बैंक हैं, जो 2-3 बड़े अच्छे बैंक्स हैं या NBFCs हैं, अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो जो डिफ्रेंशिएशन होगा बहुत ह्यूज हो जाएगा। दैट इज कई कंपनीज जो एक्सपीरियंस होगा इस कोविड का, for some companies will be very manageable and negligible in terms of credit cost, और कई लोगों के लिए हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो। तो इसके कारण क्या होगा कि जब परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन गुड बैंक्स एंड गुड NBFC वर्सेस द रेस्ट विल बी ह्यूज, एंड आई थिंक मार्केट अभी उसको उतना ध्यान नहीं दे रहा है। और हमें लगता है कि हम जो बैंक्स होल्ड करते हैं, वेदर इट बी HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक या फिर NBFC में HDFC, these all will emerge much stronger. The balance sheet में कोई issue नहीं है, they very strong balance sheet, इनकी growth भी intact हैं। So हमें लगता है कि one of the best value in market today is in some of these private and banks and NBFC। बिल्कुल, तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर तो आपने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया ही है और आपको लगता है कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ने में ये अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन बोथरा जी, अगर मैं टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूँ जहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपोजर हम देखें 61% के आसपास का है, ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं और क्या इसमें हेल्थ केयर शामिल है? क्योंकि आजकल कुछ महीनों से खासतौर से हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर का काफ़ी बोलबाला है, तो इसमें क्या आपका एक्सपोजर बदला है, और अगर बदला नहीं है तो क्या आगे चलकर क्या आपकी कोई प्लानिंग है? सो अगर आप देखो तो 3 जो बड़े सेक्टर्स हैं हमारे फंड में, तो सबसे बड़ा सेक्टर तो BFSI है जहां हमारे पास अराउंड 41% वेट है। द सेकंड लार्जेस्ट वेट हमारा एक्चुअली IT में है, वेयर इज क्लोज टू अराउंड 15% बिटवीन TCS एंड Infosys। और जो थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी है हमारा वेट्स में वो हेल्थ केयर है। हमारे पास हेल्थ केयर में अगर आप देखो तो हमारे पास 3 कंपनीज हैं। वी हैव एबॉट, हमारे पास डॉक्टर रेड्डी है, और हमारे पास प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ है, जो कि पहले उसका नाम मर्क रहता था, तो उसका नाम अब चेंज होकर अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ हो गया है। तो ये 3 बड़े होल्डिंग्स हैं हमारे फार्मा में। सो दीज आर द 3 टॉप सेक्टर्स। बिल्कुल, हेल्थ केयर की बात करें तो आपने जो बड़े नाम है, बाकी ल्यूपिन हो गया, सिप्ला हो गया, उनको क्यों नहीं चुना? कोई खास वजह? हाँ, सो आपका क्वेश्चन आपका सही पूछ रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि हमारे फंड में हम केवल 20 या 21 स्टॉक ही ले सकते हैं। सो हमारा कोशिश रहता है कि हर सेक्टर में जो ओवर 3 ईयर 5 ईयर हमें लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग और जो सबसे आउटस्टैंडिंग कंपनीज हैं, वी टिपिकली ट्राई एंड बाय दोज कंपनीज। और हमारे पास हर सेक्टर में ऐसे फिर 2-3 ही कंपनीज रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फार्मा में हमारे पास 3 ही कंपनी हैं, डॉक्टर रेड्डी, और उसके बाद अगर आप देखो तो Abbott and Procter and Gamble Health. So Dr. Reddy gives us a similar play that to compare to say Sun and all of the US market. So to that extent, that's how we have positioned the fund. आगे चलकर अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, बोथरा साहब, जो आपके टॉप 3 सेक्टर्स हैं, क्या इसमें कुछ और इजाफा हो सकता है? ये टॉप की लिस्ट की ओर बढ़ सकती है? कोई खास सेक्टर जहां पर आपकी नजर है, आप उसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि इसकी कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए? हाँ, सो ऑब्वियसली देखिए मार्केट्स में क्या हो रहा है कि अगर आप लास्ट 6 मंथ्स देखो तो
फर्स्ट अगर आप मार्च अप्रैल में जाओ तो उस समय देयर वाज ह्यूज पैनिक and there was a lot of uncertainty. So you know, as the market, as the environment becomes clearer और ये कोविड के इश्यूज थोड़े रिजॉल्व हो जाएंगे, हमें लगता है कि नॉर्मलसी आएगा, तो नॉर्मली क्या होता है किसी भी फंड में आप एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के स्टॉक्स रखते हो, ताकि यू नो व्हेन आई से डिफेंसिव, तो डिफेंसिव में एसेंशियल सेगमेंट्स, एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल सर्विसेज इस तरह के रहते हैं, और समटाइम्स ऑन द ऑफेंसिव व्हाट आई मीन इज व्हिच आर वेरी हाईली लिवर्ड टू इकोनॉमी, दैट इज उनका परफॉर्मेंस इकोनॉमी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज ऑन देयर ओन you know they cannot do well, I mean they need the economy to do well. So आपका question का you know, if I have understood well, then what will happen is as the you know, as the environment improves, the COVID is behind us, and the economy actually starts picking up steam, maybe we will have more economy linked you know, some of the discretionaries or more the economy linked stocks. अभी हमारा वेटेज इन इकोनॉमी लिंक्ड और सम ऑफ दीज स्टॉक्स व्हिच आई मेंशन्ड इज मोर लाइक 20%, but as we move forward, as scenario improves, you know, maybe some of these stocks could we could look to you know, increase weight. बिल्कुल, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में आगे चलकर आप स्थिति को देखकर बदलाव तो करेंगे ही, उम्मीद भी आपसे यही की जाती है क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। वैसे तो इस तरह के फंड्स को अगर आप निवेश के लिए पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं बोथरा जी, तो मिनिमम 5 साल का तो नजरिया होना ही चाहिए। लेकिन इस फंड की मैं खासतौर से 1 साल की जो परफॉर्मेंस है ना, उसके बारे में आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस बेहतरीन है। टर्नओवर रेशियो की बात करें, लगभग 60% के आसपास बताया जा रहा है। क्या ऐसे बदलाव किए आपने कि कोविड जैसे माहौल में भी पोर्टफोलियो जो है वो शफल करने की हिम्मत आपने दिखाई सबसे पहले तो, और क्या टर्नओवर रेशियो एवरेज है या कोविड की वजह से बड़ा है? या सो अगर आप देखो तो लास्ट ईयर ऑन द परफॉर्मेंस फ्रंट, बिकॉज हमारे जो पोर्टफोलियो के जो भी हमारे फर्म के पोर्टफोलियोज होते हैं, वी आर so much aligned to QGLP, हमारे mostly most of the stocks are very high quality. तो अगर आप देखो तो firstly किसी fund या किसी भी you know, stock investment का the test happens when something like a COVID happens, that is something out of the ordinary, कोई systematic risk play होता है। तो अगर आप हमारा देखो तो you know, जब ये COVID environment हुआ and when market crashed, many of our stocks actually made new highs और उनमें hardly कोई correction था। So you know, we had almost like 12% alpha in the last year, largely boosted because हमारा down capture बहुत अच्छा था। जब COVID और में markets was cracking, we didn't fall so much. And so that is, I think, what is leading to this 1 year good performance. You know, whereas a lot of the other stocks or portfolios corrected sharply in the COVID environment, हमारे stocks जैसे अगर आप Abbott देखो, या you know, we used to have Avenue and couple of other stocks, they were almost like you know, 5-10% below only, whereas market had fallen 30-40%. जो turnover, so this is point 1. आपका जो second point है on turnover ratio, अगर आप turnover ratio देखें तो हमारा historically turnover ratio has been more like 40% के around. This year it has gone up because you know, you're right, you know, some changes we did, like we added Reliance. So Reliance alone was like a 8-10% weight, and so I think that stock alone would have led to some increase in turnover ratio. Otherwise, you know, investors who are looking to invest in our fund, they should you know, always remember that in ours is हमारा fund जो है is more like a buy and hold strategy fund. So in terms of expectations, you should expect very low turnover. So अगर आप industry average देखो तो turnover I think is more like 80 plus. So we have always been significantly lower. Even at 60 we are much lower than the industry average today. But our effort, हमारा effort यही रहता है कि हम turnover इससे भी कम रखें ताकि हमारा चर्न और बहुत कम हो पोर्टफोलियो में।
बिल्कुल, बाय एंड सिट टाइट, ये तो मेरे ख्याल से आपकी फिलॉसफी में से एक है। इन्वेस्टर ट्रेंड्स की बात करते हैं बोथरा साहब, जहां पे लगातार हम देख रहे हैं जो विड्रॉल्स है, जो निकासी है निवेशक जो कर रहे हैं, उसमें इजाफा हुआ है। साफ तौर से निवेशकों का डर ये बताता है। आप पर किस तरह का इम्पैक्ट इस पर पड़ा है? साथ ही अगर मैं पूछना चाहूँ कि कैश लेवल्स की स्थिति कैसी है, निकासी को लेकर क्या इसका इम्पैक्ट आप पर पड़ा है, इसके बारे में जानकारी दें। Right. So, your first question was on what has been the impact on any retail because of COVID, any fund withdrawal and so जी, on. So, अगर जी। आप हमारा fund देखो तो it's been very steady even in the COVID month of April, May. The most impacted months I meant by COVID. We had actually seen net accrual to this fund. So this fund has essentially not seen any major redemption or इस fund में ऐसा since last 1 year there's been a gradual increase only. So if you look over the last 3 years or odd, this fund in size would have gone up by 2.5 to 3x. बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बोथरा जी, बेंचमार्क के लिहाज से अगर देखा जाए तो लार्ज कैप फंड बेंचमार्क को फिलहाल बीट करने में थोड़े से असमर्थ दिखाई दे रहे हैं और काफी हद तक निवेशकों का रुझान इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है जो कि इंडेक्स फंड की ओर जा रहा है। आप ये बताएं हमें कि इन सब के बावजूद जो माहौल है फिलहाल, जिस तरह की परफॉर्मेंस लार्ज कैप में दिखाई दे रही है, उसके बावजूद क्या एक्टिव फंड पर आप अभी भी बुलिश हैं? क्या आपको लगता है कि फंड मैनेजर की फीस से छुटकारा मिल जाएगा और अब रिटर्न भी यहाँ पर बेहतर है, तो निवेशकों को पैसिव फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या रणनीति भी उनको अपनानी चाहिए वैसी? क्या कहेंगे आप इसमें? फोकस फंड पर भी अपनी राय दें। Sure. So, देखिए, ETFs का जो lot of the concern which market have कि भाई ETFs है तो how will active funds generate alpha and the move towards ETF, ये जो concern है, I think this concern comes more from US, जहाँ पे what I mean is Western countries, जहाँ markets are significantly developed. अगर आप वहाँ पे देखोगे the equity penetration is very high. अगर आप इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप देखोगे तो would be almost like I would say 8 to 10 times what it is in overall equity ownership is 8 to 10 times for retail investors there. So in that environment it becomes difficult to beat the markets and वहाँ पे जो experience हुआ है उसको लोग कोरिलेट करने का ट्राई करते हैं इंडिया में, बट आई थिंक इंडियन मार्केट इज स्टिल वेरी अंडर पेनिट्रेटेड, द रिटेल पेनिट्रेशन इज वेरी लो. सो अगर आप मोस्ट ऑफ द फंड्स देखोगे इन कैटेगरीज तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड all of them seem to have done lot of these good funds would have done better than the index. So I think Indian markets mein my sense is that a well run fund with a good with a steady philosophy and if you are able to maintain a particular style of investing over cycles can definitely do much better than the index. And even the 2-3-4% जो आप ज्यादा करते हैं when it compounds over 4-5 years makes a big तब जाके difference to टोटल your फायदा overall होता है। return. तो क्योंकि यहाँ पर आप यूनिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर आपकी रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है, क्योंकि देखिए बाजार अच्छा हुआ तो ये सभी जो स्टॉक्स हैं वो आपको उम्दा रिटर्न्स देंगे, लेकिन जब बाजार की विपरीत चाल हो जाएगी तब यहाँ पर घाटा भी हो सकता है। तो घाटा कम हो या निवेशकों का मुनाफा बरकरार रहे, इसके लिए आप रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं? Absolutely. So देखिए सब risk strategy क्या होता है? Risk strategy first has to be done when you buy a stock. आप अगर आप अगर थोड़ा वीक स्टॉक्स या बैड मैनेजमेंट उस तरह के स्टॉक्स ले लेंगे, उसके बाद आप कितना ही रिस्क स्ट्रैटेजी लगाइए तो उससे कोई काम नहीं आता. तो अगर आप देखें तो हमारे फर्म एट मोतीलाल ओसवाल AMC, we have this unique we have this philosophy which we all follow, which is the QGLP, which is quality, growth, longevity, price. So the fact that it starts with quality is that there's a huge focus on high quality businesses, high quality management. हमारा belief है कि quality of management, quality of business, this is what gives you risk protection. So a bulk of our risk management happens even before we invest in a stock. That's why उसीलिए अगर आप देखो, मैं आपको बता रहा था कि जब ये कोविड करेक्शन आया
तो our funds were very relatively much less impacted, and most of our stocks were relatively holding on well. So that is only possible अगर आपने quality companies लिया है, आपने risk management पहले सोचा है, because हम जिस तरह से देखते हैं, हमें लगता है कि हमारा एक fiduciary duty है, investors हमें money देते हैं मैनेज के लिए, तो मैनेज करने के लिए, तो हमारा फर्स्ट काम है कि हम उनका मनी सेफ रखें, we safeguard their capital. So risk management for us is 60% before we buy, and obviously we follow all the risk management procedure, like trying to see कि हमारा sector allocate, we are properly well diversified, ऐसा नहीं हो कि हमारे पास कोई low liquidity stocks ज़्यादा आ गया हो, और a proper management to proper risk management framework is there. We have a very large risk team. बिल्कुल, तो निवेशकों का हित एक बिल्कुल आपने कंसिडर किया हुआ है, उनके पैसे में उनको घाटा ना हो और उनकी कमाई लगातार बनी रहे, इसके लिए एक सधी हुई स्ट्रैटेजी जहां पे रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके जो है आपने फंड को डिजाइन किया है, उसका पोर्टफोलियो बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया बोथरा साहब, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तमाम बारीकियां मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 की हमने आपको बताई है। इस फंड में अगर आपको निवेश करना है तो आपका कम से कम नजरिया 5 साल का होना चाहिए, और बाजार की उतार चढ़ाव जो चाल होती है उससे ये फंड भी अछूता नहीं है। इनफैक्ट कोई भी फंड अछूता नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी फंड से निकलने में। इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स, और चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे जहां पे आपके तमाम सवाल लेंगे हम, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रैंक एमएफ के सीईओ ओमकेश्वर सिंह जी। स्वागत है आपका ओमकेश्वर जी, और सवालों का रैपिड फायर आपके लिए रेडी रखा है हमने, जहां पर हमारे पहले दर्शक लातूर से तानाजी भालेराव जुड़ रहे हैं। नमस्कार तानाजी, कैसे हैं आप? फाइन मैडम, फाइन। ओके, आपने टैक्स बचत के लिए एक फंड की रिकमेंडेशन मांगी है, इससे पहले कोई फंड आपने और शामिल किया है टैक्स सेविंग के लिए? मैडम एक्चुअली एक्चुअली मैं एक्सिस बैंक का लॉन्ग टर्म का अपना टैक्स सेवर प्लान ऑलरेडी मेरा है। और अभी आपका ही अपना चैनल देख के मैंने पराग पारिक का भी रिकमेंडेशन, वो भी मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली 2000 रुपए मंथली बेसिस के ऊपर। टैक्स सेवर? तो मुझे और एक नहीं, टैक्स सेवर नहीं है पराग पारिक का। आपका सवाल तो लेकिन ईएलएसएस पर ही है ना, तो मुझे टैक्स सेवर चाहिए था अभी एक्सिस बैंक का ही। एक और चाहिए? एक और चाहिए मैडम। चलिए ओमकेश्वर जी, 2 ईएलएसएस तो रख ही सकते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन कौन सा रेकमेंड करेंगे आप? जी कविता जी, तो एक्सिस लॉन्ग टर्म अच्छा है, उसके साथ में कैनरा रेबको इक्विटी टैक्स सेवर लेंगे तो वो काफी अच्छा फंड है, तो ये 2 रख सकते हैं ईएलएसएस। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जयपुर से राजेश यादव जी फोन लाइन पर है मेरे साथ। चलिए इनका फोन कट गया है। आप हेलो राजेश जी। हेलो। चलिए, इनकी उम्र 56 साल है, सवाल ले लेंगे, और रिटायरमेंट के काफी नजदीक हैं ये। 4 से 5 साल के लिए सेक्टोरियल फंड जानना है। देखिए इनकी ये रिटायर होने वाले हैं, मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि इन्होंने अपनी रिस्क उठाने की क्षमता देख ली हो, भाप ली हो, उसके बाद ही ये सेक्टोरियल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं। बहरहाल हमारे पास पूरी डिटेल्स तो नहीं है, आप क्या रेकमेंड करेंगे इनको ओमकेश्वर जी? जी कविता जी, तो इनका प्रोफाइल देखते हुए, एज प्रोफाइल देखते हुए सेक्टोरल काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसलिए बेटर ये रहेगा कि वो ग्रोथ के साथ थोड़ा सा ये आगे चलेंगे, तो हाइब्रिड कैटेगरी इनके लिए बेटर है। तो एक उसमें वो कैनरा रेबको इक्विटी हाइब्रिड ले सकते हैं, जिसमें कि प्राइवेट बैंकिंग, आईटी और फार्मा का अच्छा एक्सपोजर है, और दूसरा वो यूनियन बैलेंस एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये 2 हाइब्रिड मिलेगा, एक बैलेंस एडवांटेज और एक एग्रेसिव, इससे इनका अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल्स नहीं है, हम नहीं जानते कि उनके पास इन कैटेगरी कितने फंड्स हैं, लेकिन अगर आपके पास इन कैटेगरी के ही फंड्स है तो हो सकता है कि आप उन्हीं में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। और सेक्टोरल एक्सपोजर के लिए आप अपना सवाल हमें तमाम डिटेल्स के साथ एक बार फिर से भेजिए, क्योंकि आप रिटायरमेंट के काफी क्लोज हैं, हम आपको ऐसे ही सेक्टोरल फंड रेकमेंड नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकेश्वर जी तमाम सवालों के जवाब आज देने का, और फायदेमंद फंड्स में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन याद रखें सोमवार और बुधवार शाम 4:30 बजे हम आपको मिलते हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर ऑनलाइन, जहां पे आपके तमाम सवालों के जवाब हम देते हैं।